वेलकम बैक टू रौनक क्लासेस। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज बेटा अपना चैप्टर 5 है समकालीन दक्षिण एशिया। बोर्ड एग्जाम 2025 को मद्देनजर रखते हुए शानदार कंटेंट इसमें आपके लिए पेश किया गया है। आप भी देखिए, अपने मित्रों को भी दिखाइए, उनके साथ में शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सभी कीजिए। चलिए बेटा अपन स्टार्ट करते हैं। क्या है दक्षिण एशिया? तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि दक्षिण एशिया क्या है। जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, जिसके दक्षिण में हिंद महासागर है, जिसके पश्चिम में अरब सागर है और जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। और यह जो इलाका है वो दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता है। हम अभी इसको मैप के माध्यम से भी एनालाइज करेंगे ताकि आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाए और जब बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछे तो आपके दिमाग में मैप के माध्यम से भी याद रहे आपको। इसमें सबसे पहले 7 देश शामिल थे, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और इसमें 8वां देश अफगानिस्तान शामिल हो गया है। चलिए बेटा आइए मैप के माध्यम से इसको एनालाइज करते हैं। क्या है दक्षिण एशिया? ये आपको जो मैप दिख रहा है वो दक्षिण एशिया का मैप है। ये वाली इसकी उत्तरी सीमा है और जिसके उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। ये इसका पूर्व भाग है, पूर्व भाग में इसके बंगाल की खाड़ी है। ये इसका पश्चिम भाग है, पश्चिम भाग में अरब सागर है। और ये इसका दक्षिण भाग है जहाँ पे हिंद महासागर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, जिसके दक्षिण में हिंद महासागर है और जिसके पश्चिम में अरब सागर है। यह भूभाग दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता है। कभी प्रश्न ये पूछता है कि दक्षिण एशिया में कितने देश है, तो आपका उत्तर होना चाहिए सबसे पहले इसमें 7 देश थे, परंतु वर्तमान में इसमें 8 देश है। 8वां देश कौन सा है वो भी बताएंगे। अब इसके देशों के नाम अपने को कैसे याद करने? तो बेटा आपको जो ये भारत का ये जो दक्षिण एशिया का मैप दिख रहा है, इसमें सबसे पहले इन 3 देशों को देखिए। सबसे पहले भारत, उसके बाद में मालदीव, उसके बाद में श्रीलंका। भारत, मालदीव, श्रीलंका। उसके बाद में आप देखिए अफगानिस्तान, भूटान और नेपाल। इस प्रकार कितने देश हो गए? 6। भारत, फिर मालदीव, फिर श्रीलंका, उसके बाद में भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। ये अपने को इसलिए भी याद करने हैं क्योंकि जब आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में इसके लोकतंत्र की बातें भी घूमेगी, ये देश आजाद हुए वो भी बात घूमेगी। तो आप देश की स्थिति देख लीजिए कि कौन सा देश कहाँ पे है। उसके बाद में देखते हैं पाकिस्तान और इसके ऊपर जो देश है उसका नाम है अफगानिस्तान। तो इस प्रकार कुल मिला के दक्षिण एशिया में 8 देश हो गए। एक बार देखिए सबसे पहले अपने को कैसे याद करना है। ये जो 3 देश है, भारत, मालदीव, श्रीलंका, याद हो गई। उसके बाद में अपने को देखना है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। 6 देश हो गए। फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान का पड़ोसी अफगानिस्तान। पाकिस्तान का पड़ोसी अफगानिस्तान। इस प्रकार दक्षिण एशिया में 8 देश हो गए। अब इन 8 देशों में हम देखेंगे कि लोकतंत्र की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले यदि भारत और श्रीलंका की बात करते हैं, चलिए एक बार नोट्स के माध्यम से देखते हैं ताकि आपको याद भी हो जाएगा और ध्यान भी रहेगा कि नोट्स को कैसे याद करना है। एक नज़र हम दक्षिण एशिया के देशों में लोकतंत्र पर डालते हैं तो हम पाते हैं, यदि हम बात करते हैं भारत और श्रीलंका की, तो 1947 में भारत आज़ाद होता है और 1948 में श्रीलंका आज़ाद होता है। जब से ये दोनों देश आज़ाद होते हैं तब से आज तक यहाँ पे लोकतंत्र कायम है। मतलब आज़ाद होने के बाद में लोकतंत्र की स्थापना होती है और आज तक लोकतंत्र चल रहा है। बात करते हैं यदि हमारे पड़ोसी देश की, जिसका नाम है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना 1947 में हुई। 1947 में वहां पे लोकतंत्र की स्थापना हुई, परंतु वहां पर 2 बार तख्ता पलट हुई। सरकार को गिरा दिया गया, लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया गया और 2 बार तख्ता पलट हुई। पहली बार 1999 में और दूसरी बार तख्ता पलट हुई 2008 में। तो इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? पाकिस्तान में सैनिकों का प्रभुत्व है। क्यों है सैनिकों का प्रभुत्व वो भी अपन आगे पढ़ेंगे, परंतु पहले अभी एक बार अपनी नजर लोकतंत्र पर देखनी है। इन 8 देशों में देखना है कि लोकतंत्र क्या था। 3 देश हो गए, श्रीलंका, भारत 1947, 1948 से लोकतंत्र है। पाकिस्तान 1947 से लोकतंत्र था, परंतु 2 बार तख्ता पलट हुई, 1999 में और 2008 में। बात करते हैं बेटा अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश। तो सबसे पहले आप एक बार मैप में देखिए, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश जब 1947 में भारत आजाद होता है तो आजाद भारत के 2 टुकड़े होते, एक तो पाकिस्तान और एक भारत। परंतु मजे की बात देखो, ये पाकिस्तान का जो पश्चिम भाग था उसको पश्चिमी पाकिस्तान और ये जो बांग्लादेश था इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। मतलब ये दोनों जो भाग थे वो पाकिस्तान का हिस्सा था। अब क्या होता है, 1970 में इस पूर्वी पाकिस्तान में आवामी दल ने सभी सीटें जीत ली
और पश्चिम पाकिस्तान के नेताओं से कहा कि हमें स्वायत्ता दे दीजिए, हमें स्वतंत्रता दे दीजिए ताकि हमारे फैसले हम ले सके। परंतु पश्चिम पाकिस्तान के नेताओं ने कहा हम तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, कतई नहीं मानेंगे। नहीं मानी बात, यहाँ से सेना यहाँ पे भेजी। बेचारे पूरी पाकिस्तान के लोग जो दबे दुबे बुतले थे, मतलब थोड़े कमजोर थे, क्योंकि यहाँ पे इलाका भारी था पश्चिम पाकिस्तान में, यहाँ पे इलाका कम था, तो ये लोग क्या करते, भारत में शरण लेते। और भारत की तो नीति आपको पता ही है, वह शरणार्थियों की रक्षा करती है। तब पश्चिम पाकिस्तान ने भारत को धमकी दे डाली कि या तो हमारे लोगों को छोड़ दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो भारत ने कहा कि आजा बेटा, हम तैयार है युद्ध के लिए। तब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और 1971 में ये जो इलाका है वो बांग्लादेश के रूप में दुनिया के सामने आता है, एक नए देश के रूप में उभर करके दुनिया के सामने आता है, जिसका नाम है बांग्लादेश। आपको मेरे हिसाब से बांग्लादेश का उदय कैसे हुआ समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र कैसे था। तो जब से ये उदय हुआ 1971 में, तो वहां पे लोकतंत्र स्थापित हुआ। परंतु मजे की बात देखो, 2024 में शेख हसीना ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वहां पे कुछ उनके देश की समस्या होगी, युवाओं ने वहां पे आंदोलन किया होगा, और शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसने भारत में आके शरण ली। अब देखते बेटा अपना पड़ोसी देश नेपाल की। तो नेपाल 2006 में वहां पे राजतंत्र था, संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति वो राजा के पास में थी, और 2008 में राजतंत्र को समाप्त किया गया और वहां पे लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल का नया संविधान 2015 में बना, और पूरे विश्व में ये नए संविधान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके बाद में नया संविधान नहीं बना है, इसलिए पूरे विश्व में इसको नए संविधान के नाम से जाना जाता है, आधुनिक संविधान के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अपन मालदीव की। तो 1968 में मालदीव सल्तनत था, परंतु 1968 में वहां पे गणतंत्र की स्थापना हुई और शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया। बाद में 2005 में वहां पे शासन में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया और लोकतंत्र कायम है। कभी बोर्ड के एग्जाम में ये भी पॉलिटिकल पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या है और बहुदलीय प्रणाली क्या है। तो बेटा अध्यक्षात्मक प्रणाली में जो आरपी होता है, राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। जैसे हाल ही में अमेरिका की राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो वो अध्यक्षात्मक प्रणाली के अनुसार हुआ है। तो ऐसी प्रणाली जिसमें राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, वो अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है। बहुदलीय प्रणाली क्या होती है? जिसमें सभी दलों को मान्यता दी जाती है, बहुत सारे दलों को मान्यता दी जाती है, सभी को अधिकार दिए जाते हैं, वह बहुदलीय प्रणाली कहलाती है। और भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना और आज तक वो कायम है। आगे देखते हैं पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। पाकिस्तान ज्यादा विवादास्पद है, तो हम देखते हैं कि वहां पे सेना और लोकतंत्र में क्या है। तो 1947 में पाकिस्तान आजाद होता है। आपको पता है कि 1947 में भारत भी आजाद हुआ और पाकिस्तान भी आजाद हुआ। तो आजाद पाकिस्तान की बागडोर वहां का जनरल अयूब खां के हाथों में थी। उसने अपना निर्वाचन भी करवा लिया, परंतु जनता उसके खिलाफ हो गई, मजबूरन उसको त्याग पत्र देना पड़ा। लोकतंत्र की एक रीत होती है, यदि जनता नेता को पसंद नहीं करती है तो नेता को त्याग पत्र देना पड़ता है, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता होती है वो लोगों के पास में होती है। अयूब खां के बाद में याहिया खां के हाथों में सत्ता आ जाती है, और उसके समय उसको बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था बांग्लादेश के कारण। और इस युद्ध का परिणाम ये होता है कि पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा टूट करके स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है और बांग्लादेश के रूप में उभर करके दुनिया के सामने आता है। 1971 में याहिया खां के बाद में जुल्फिकर अली भुट्टो वहां का शासक बनता है। उसके बाद में जनरल जियाउद्दीन हक वहां के राजा बनते हैं, मतलब राजा सॉरी नहीं कह सकते, वहां के पीएम बनते हैं। उसके नेतृत्व में सरकार बनी, जिनको भी लोकतंत्र समर्थन आंदोलन का सामना करना पड़ा, अर्थात उन लोगों का सामना करना पड़ा जो लोकतंत्र का समर्थन करते थे। देश को देखेंगे जो भारत से ही अलग हुआ है पाकिस्तान, कि वहां पे लोकतंत्र संकट में क्यों है। हमेशा ये देश सुर्खियों में रहता है कि एन कैन प्रकार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी स्वयं मारता है, और ये देश हमेशा सुर्खियों में रहता है। कौन सा देश? अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो चलिए बेटा एक बार रिवाइज करते हैं अपन, कि कभी प्रश्न पूछ ले कि दक्षिण एशिया में कितने देश है, तो आपका सीधा उत्तर आना चाहिए दक्षिण एशिया में कितने देश है? 8। तो इन 8 देशों को कैसे याद करना? ये त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज को देखिए ध्यान से। सबसे पहले भारत है, मालदीव है और श्रीलंका, इस प्रकार 3 देश हो गए। 3 देश है, त्रिकोण यहाँ पे भी बनेगा, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है, ये इसी का भाग था पाकिस्तान का। और फिर पाकिस्तान है 7वां देश, और पाकिस्तान का मित्र है, वो मित्र कहो या पड़ोसी देश को, कौन सा है? अफगानिस्तान। इस प्रकार कुल मिला के 8 देश है।
अब अपने को ये पढ़ना है कि इसने जो रायता फैला दिया था पाकिस्तान ने, इसको पढ़ना है कि वहां पे लोकतंत्र की स्थापना 1947 में होती है, परंतु अभी तक वो लोकतंत्र संकट में क्यों है, इसके क्या कारण है। एग्जामिनर सरफिरा होगा, पड़ोसी देश से तुरंत प्रश्न दे देगा कि भाई पाकिस्तान में लोकतंत्र है वो संकट में क्यों है, इसके क्या कारण है बताइए आप। तो आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हो, आपको कारण इनके पता होने चाहिए। तो चलिए एक बार इनको एनालाइज करते हैं, क्या है पाकिस्तान में लोकतंत्र संकट के कारण। तो देखो, पाकिस्तान में लोकतंत्र के संकट के कारण है वो निम्न है। पाकिस्तान में एक तो सेना का समर्थन करने वाला जो समुदाय है वो ज्यादा है। एक पाकिस्तान में धर्मगुरु ज्यादा है मुसलमानों के, और भी एक भूस्वामी अभिजिनों का सामाजिक दबदबा है। मतलब पाकिस्तान में सेना का समर्थन करने वाले, पाकिस्तान के धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजिनों का सामाजिक दबदबा है। इसी वजह से वहां पे बार बार लोकतांत्रिक सरकार निर्वाचित तो हो जाती है, परंतु गिरवा करके उसको सैनिक शासन लागू कर दिया जाता है। दूसरा इसमें है कि पाकिस्तान का भारत के साथ में हमेशा तनातनी का मामला रहा है, खटकने वाला मामला रहा है। भारत और पाकिस्तान भारत पर संदेह करता है कि ये कभी हमारे ऊपर अटैक नहीं कर दे, लोग सहमे हुए हैं वहां के। तो इस कारण वहां का सेना समर्थक समूह है वो ज्यादा मजबूत है, मतलब अपनी ज्यादा ताकत ज्यादा समर्थन किसको देता है, सेना समर्थक को, ताकि वहां पे लोकतंत्र खतरे में है। दूसरा है अमेरिका और पश्चिम देश, मतलब ये जो अमेरिका और जो पश्चिम देश है, इन्होंने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है, और जिस कारण वहां पे लोकतंत्र है वो खतरे में है। तीसरा है पाकिस्तान में कोई खास अंतरराष्ट्रीय संस्था का इसको समर्थन नहीं मिला, ताकि वहां पे लोकतंत्र कायम रह सके, इसको खास कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था का समर्थन नहीं मिला। एग्जामिनर सीधा प्रश्न देगा, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है वो पाकिस्तान है, तो प्रश्न दे सकता है। कृपया करके इसको याद कीजिए, ताकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न बाहर नहीं जाए और आपको पूरे अंक मिले। इसके 3 पॉइंट है पाकिस्तान में लोकतंत्र संकट में क्यों है। एक तो सेना का समर्थन ज्यादा है, धर्मगुरु भूस्वामियों का वहां पे दबदबा है, इसलिए वो निर्वाचित सरकार को गिरा करके सैनिक शासन लागू कर देते। दूसरा, इसमें पाकिस्तान का भारत के साथ में हमेशा तनातनी का मामला रहता है, जिस कारण वहां पे सेना का समर्थन समूह ज्यादा मजबूत है। तीसरा है अमेरिका और पश्चिम देशों ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया, तो लोकतंत्र खतरे में है। तीसरा है पाकिस्तान को कोई खास अंतरराष्ट्रीय संस्था का समर्थन नहीं मिला, तो लोकतंत्र खतरे में। ये 3 कारण लिख लेना, बोर्ड के एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अब बेटा अपना पड़ोसी देश देखते हैं, जो पहले पाकिस्तान का ही भाग था, ये रायता पूरा पूरा पश्चिम पाकिस्तान ने ही फैला रखा था, और फिर उदय होके एक देश बन गया बांग्लादेश। तो देखते हैं इसकी क्या स्थिति है 2024 तक। 1971 में ये बांग्लादेश आजाद होता है, और 2024 में यहाँ पे कुछ परिवर्तन होता है। तो देखते हैं क्या स्थिति है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र कैसे खतरे में है। देखते हैं बांग्लादेश में लोकतंत्र। हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश 1947 से लेके 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। मैंने आपको पहले वीडियो में इसको बता दिया है शानदार तरीके से, आप एक बार देख लेना। इस क्षेत्र के लोग पश्चिम पाकिस्तान के दबदबे में रहते थे और अपने ऊपर उर्दू भाषा लादने का विरोध करते थे। ये बांग्लादेश बांग्लादेश पहले बांग्लादेश नहीं था, बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो पश्चिम पाकिस्तान के दबदबे में रहते थे और अपने ऊपर उर्दू भाषा लादने का क्या करते थे, विरोध करते थे, परंतु संख्या में छोटे थे तो उनकी बात कौन माने। आगे क्या होता है 1970 में 1970 में वहां पे आवामी लीग नामक दल ने पूरी पाकिस्तान की सभी सीटें जीत ली, और उसने अपने पश्चिम पाकिस्तान से कहा कि भाई हमें स्वायत्ता दे दो, परंतु पश्चिम पाकिस्तान के नेताओं ने पूर्वी पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया और उल्टा उनको लताड़ा, और कहा कि तुम सभा भी नहीं बुला सकते। और उस समय शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। आवामी दल का जो नेता था ना बेटा, ये आवामी दल का नेता वो शेख मुजीबुर रहमान था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया, और हजारों पूर्वी पाकिस्तान के लोगों सेना के द्वारा मारे गए। मतलब एक उन्होंने मांग की थी कि भाई हमें स्वायत्ता दे दो, हम हमारे निर्णय खुद लेंगे, परंतु पश्चिम पाकिस्तान के लोगों ने, देखो बेटा एक बार देखो इसको, 1970 1947 से लेकर 1971 तक ये जो वाला भाग है, बांग्लादेश वाला भाग है, ये पूरी पाकिस्तान कहलाता था। अब पूरी पाकिस्तान के लोगों ने 1970 में आवामी दल ने सभी सीटें यहाँ पे जीत ली। तो इन्होंने इन्होंने क्या कहा कि हमें स्वायत्ता दे दो, पश्चिम पाकिस्तान से क्या कहा कि हमें स्वायत्ता दे दो। तो पश्चिम पाकिस्तान ने क्या किया, इनको की इनकी बातें बातें नहीं मानी और कहा कि तुम सभा भी नहीं बुला सकते। उल्टा सेना यहाँ पे भेजी, और सेना भेज करके वहां के लोगों को मरवाया, हजारों लोग मारे गए और बहुत सारे लोग कहाँ पे शरण ली, भारत में। फिर आगे क्या होता है देखिए एक बार।
वहां का नेता शेख मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना का पिता था उसको गिरफ्तार कर दिया, हजारों लोग मारे गए तथा पूरी पाकिस्तान के हजारों लोग भारत सरकार की शरणार्थी के रूप में भारत में शरण ली। और इसका परिणाम यह हुआ कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ। क्यों युद्ध हुआ? हार का सामना करना पड़ा और आत्मसमर्पण करना पड़ा और बांग्लादेश नया राष्ट्र बना। अब क्यों युद्ध हुआ वो देखते हैं। देखिए बेटा, यहाँ से लोग, बांग्लादेश से लोग कहाँ पे आने लगे? भारत में। तो पाकिस्तान वालों को ये बात खटकने लगी कि हमारे लोग आपके अंदर आ रहे हैं, आप इनको रोकिए, बंद कीजिए आना। परंतु भारत ने क्या कहा? मैं शरणार्थियों की हमेशा क्या करता हूँ? रक्षा करता हूँ। तो पाकिस्तान ने भारत को कहा कि हम युद्ध के लिए तैयार है। तो क्या, कोई बात नहीं, आजा बेटा, हम भी युद्ध के लिए तैयार है, हम भी चाहते हैं कि तू युद्ध करे हमसे। तो पहले प्रहार ये करता है, फिर भारत उसका मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब देता है। और 1971 के युद्ध में, 1972-71 के युद्ध में पाकिस्तान की को हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार बांग्लादेश नए देश का उदय हुआ। पहले बेचारे बांग्लादेश वालों ने सभी सीटें मांग करके इसको ये कहा था कि हमें स्वतंत्रता नहीं देनी, हमें स्वायत्ता दे दो। स्वतंत्रता और स्वायत्ता में डिफरेंट होता है कि स्वायत्ता का मतलब होता है हमें हमारे निर्णय स्वयं लेने दो, और स्वतंत्रता का मतलब है कि हमारे आपसे कोई लेना देना नहीं। तो इन्होंने स्वायत्ता मांगी थी, परंतु भारत के हस्तक्षेप के कारण इनको क्या मिल गई? स्वतंत्रता। और 1971 में यह एक अलग देश उभर करके दुनिया के सामने आया। ये थी बात बांग्लादेश में लोकतंत्र की। परंतु देखिए अब वर्तमान में वहां पे हालत कैसी है उसके बारे में भी देखेंगे। अब देखते बेटा नेपाल के बारे में। पहले नेपाल को नक्शे में मानचित्र में देख लीजिए। बांग्लादेश के ऊपर है वो भूटान है, और भारत के ऊपर उत्तरी पूर्वी भाग में ये जो इलाका है वो नेपाल है, एक छोटा सा देश है। अब इसके बारे में अपन देखते हैं क्या है नेपाल। तो नेपाल अतीत में हिंदू राज्य था। नेपाल अतीत में हिंदू राज्य था, वहां पे राजतंत्र था। जब भी लोकतंत्र के लिए जनता मांग रखती थी तो राजा अपनी सेना की सहायता से जनता की आवाज को दबा दिया करता था और लोकतंत्र की राय अवरुद्ध हो जाती थी। कहने का मतलब ये है बेटा, नेपाल जो प्राचीन समय में था वो हिंदू राज्य था, राजा का शासन था। तो जब भी जनता है वो लोकतंत्र की मांग करती थी, राजा अपनी सेना बुलाता था और सेना की सहायता से उस मांग को दबा देता था। आगे 1990 में एक मजबूत लोकतंत्र समर्थन आंदोलन की चपेट में आकर, मतलब 1990 में नेपाल में एक लोकतंत्र आंदोलन चला, और वो लोकतंत्र आंदोलन इतना मजबूत था कि राजा को झुकना पड़ा और लोकतांत्रिक संविधान की मांग को मान लिया राजा ने। और 1990 के दशक में एक घटना और होती है कि नेपाल के माओवादी नेताओं ने अनेक हिस्सों पर अपना प्रभुत्व जमाने में कामयाब हो गए। कहने का मतलब ये है कि 1990 में वहां पे लोकतंत्र समर्थन आंदोलन भी हुआ और राजा ने लोकतंत्र की मांग को मान ली। दूसरी घटना उसमें वहां ये होती है कि जो माओवादी नेता थे, यहाँ पे नेपाल छपा है, आप नेता मानना, उन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र को जमाने में कामयाबी हासिल की और राजा और सत्ताधारी और अभिजन, इन तीनों के खिलाफ उसने सशस्त्र विद्रोह कर दिया। इसी के चलते राजा की सेना, लोकतंत्र का समर्थन करने वाले लोग और माओवादी, राजा की सेना, लोकतंत्र का समर्थन करने वाले लोग और माओवादी, इनके बीच में त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। तब राजा ने 2002 में संसद को भंग कर लिया। जो मांग 1990 में मानी थी उसको 2002 में उसने भंग कर दिया और सरकार क्या हो गई? गिर गई। अब क्या होता है आगे? अप्रैल 2006 में देश में लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए व्यापक प्रदर्शन हुए। मजबूर होकर राजा ज्ञानेंद्र सिंह ने, क्योंकि 2006 में राजा कौन था? ज्ञानेंद्र सिंह था, उसने संसद को वापस बहाल कर दिया और राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना कर दी। तो कभी पूछे बेटा कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब होती है? 2008 में। और राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना हुई और नेपाल का नया संविधान 2015 में बन करके सामने आया, जो दुनिया का सबसे नए संविधान के नाम से जाना जाता है। ये नेपाल की कहानी है। एक बार इस कहानी को वापस देखिए। 1990 में मांग हुई, 1990 में माओवादी आंदोलन हुए, 2002 में उसने सरकार को भंग कर दिया, 2006 में वापस लोकतंत्र की मांग होती है, ज्ञानेंद्र सिंह ने मांग मान ली और उसके बाद में 2008 में राजतंत्र की स्थापना होती है और 2015 में वहां पे नया संविधान बन के सामने आता है। इस प्रकार ये थी नेपाल की कहानी। आगे देखते हैं अपन श्रीलंका में जातीय संघर्ष। तो पहले श्रीलंका कहाँ है वो एक बार देख लीजिए। श्रीलंका, श्री के दर्शन कर लीजिए। श्रीलंका ये है हमारे सबसे दक्षिणतम बिंदु में, एक पाक जल संधि के द्वारा भारत से अलग हुआ है। मतलब श्रीलंका और भारत के बीच में यहाँ पे जो जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि, और इसके द्वारा अलग है। तो देखते हैं श्रीलंका में लोकतंत्र क्या है, इसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में अपन देखते हैं। जातीय संघर्ष भी क्या है।
तो श्रीलंका 1948 में आजाद होता है। आजाद होने के बाद वहां पे लोकतंत्र कायम रहा, परंतु एक महत्वपूर्ण समस्या का सामना करना पड़ा श्रीलंका को, और वह समस्या थी जातीय संघर्ष। अपने भारत के बाद में इसे आजाद होता है, परंतु एक समस्या का सामना करना पड़ा, और वह समस्या क्या थी? वहां की जातीय संघर्ष। श्रीलंका में दो समुदाय थे, एक तो सिंहली और दूसरे तमिली। दोनों के बीच में जातीय संघर्ष में दोनों उलझे गए, और श्रीलंका में सिंहली लोगों की संख्या अधिक थी और तमिली लोगों की संख्या कम थी। अब श्रीलंका में जो तमिल थे वो भी दो प्रकार के थे। एक तो भारत से ले जाए गए तमिल, जो औपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेजों के द्वारा श्रीलंका में ले जाया गया था, वो भारतीय तमिल थे। दूसरा वो तमिल जो श्रीलंका के मूल थे। तो श्रीलंका में सिंहलियों ने एक अलग क्षेत्र की मांग की कि भाई हमें तमिलियों के साथ में नहीं रहना है, हमें एक अलग क्षेत्र दे दीजिए, मांग की। तो उसको राष्ट्र घोषित करने की इच्छा जाहिर की। ये किन्होंने किया? सिंहलियों ने किया। आगे क्या होता है देखिए। तो श्रीलंका की राजनीति में सिंहली जाति का दबदबा अधिक था। वह हमेशा तमिलों का विरोध करती थी और उनको किसी भी प्रकार का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थी। जैसे भारत में विरोध करते थे अंग्रेज हमारा कि तुम तो काले हो और हम गोरे हैं, तुम निम्न वर्ण के हो, हम ऊपर है। ऐसा क्या? ऐसा सिंहली लोग थे, वो किसका विरोध करते थे? तमिलों का। उनको कोई भी अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। तो उपेक्षा हो गई। तो उपेक्षा के वातावरण में तमिल लोगों ने राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। उन्होंने 1983 में उग्र सशस्त्र संघर्ष करना प्रारंभ किया। किन्होंने? तमिलों ने। किसके विरुद्ध किया? सिंहलियों के विरुद्ध। अब क्या होता है, श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोग तमिलों से भी जुड़ी हुई थी, क्योंकि जो तमिल श्रीलंका में थे भारतीय मूल के, वो भारत से ही गए हुए थे। अतः भारत सरकार पर तमिल जनता का भारी दबाव था कि वह श्रीलंका में तमिल लोगों के हितों की रक्षा करे। कहने का मतलब ये है बेटा कि श्रीलंका में जो भारतीय तमिल थे, तो भारतीय तमिलों ने भारत की सरकार पर दबाव डाला कि आप श्रीलंका में रहने वाले तमिलों की रक्षा करें, ये दबाव डाला। तो भारत सरकार ने समय समय पर तमिलों की सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत करने की कोशिश की, और भारत सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया तथा रिश्ते सामान्य करने का प्रयास किया। और उसके लिए भारत सरकार क्या करती है? एक अपनी शांति सेना है वो श्रीलंका में भेज देती है। तमिलों के दबाव में आके भारत की सरकार ने अपनी एक शांति सेना श्रीलंका में भेज दी। समय समय पर श्रीलंका से बात भी की। आगे क्या होता है, श्रीलंका की जनता को अब समझ में आ गया कि भारत हमारी अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। तो उसने कहा कि आप हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप न करें। तब 1989 में 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना को वापस बुला दिया। तो कभी ये प्रश्न ये भी आ सकता है कि श्रीलंका में जाति संघर्ष किसके बीच में था? तो सिंहलियों और तमिलों के बीच में था। आप इसका उत्तर लिख सकते हैं और पूरा वर्णन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बेटा देखते हैं अपन कि पाकिस्तान में संघर्ष क्या था। पाकिस्तान और भारत इन दोनों का, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आता है, तो एक बार इसको आप सही ढंग से एनालाइज कीजिए। लास्ट प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान संघर्ष क्या है? 1947 में भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनते हैं तथा आजादी के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर संघर्ष में उलझाते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग होते हैं और कश्मीर के मुद्दे को लेकर दोनों संघर्ष में उलझ जाते हैं, और 1948 में कश्मीर के दो हिस्से हो जाते हैं। एक तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसको बेटा पीओके कहते हैं। क्या कहते हैं? पीओके। और एक भारत अधिकृत कश्मीर, दो अलग अलग भाग हो जाते हैं। फिर क्या होता है, भारत और पाकिस्तान के मध्य 1971 व 1975 के युद्ध में कश्मीर मुख्य मसला रहा। अब 1971 का बेटा युद्ध क्या हुआ था वो आपको पता है। पाकिस्तान के घर की समस्या थी, बांग्लादेश अलग हो रहा था उस समय, और 1975 इन दोनों समस्याओं में कश्मीर मुख्य मुद्दा था जो सुलझा नहीं। फिर क्या होता है, भारत और पाकिस्तान ने दोनों में हथियारों की होड़ चलती रही। तो 1990 में दोनों देशों ने एक दूसरे पर दागने वाली मिसाइल हासिल की। 1947 में आजाद होता है, और आजाद होने के बाद में एक केवल कश्मीर मुद्दे को लेके दोनों में तनातनी रहती है। फिर क्या होता है, दोनों देशों के बीच में 1971 और 1975 के युद्ध होते हैं, 1971 और 1975 के युद्ध होते, जिसमें ये कश्मीर मुद्दा था वो अभी सुलझा नहीं गया। फिर क्या होता है, भारत और पाकिस्तान दोनों में हथियारों की होड़ चलती है, और 1990 में दोनों देश एक दूसरे पर दागने वाली मिसाइल खरीद लेते हैं, मिसाइल हासिल करते हैं। आगे क्या होता है, 1998 में भारत पोखरण में तथा कुछ समय बाद पाकिस्तान चंगाई पहाड़ी पर अपना परमाणु प्रशिक्षण करता है। भारत है वो पोखरण रेंज में अपना परमाणु प्रशिक्षण करता है। तो पाकिस्तान ने सोचा कि हम भी क्यों पीछे रहे, तो वो अपनी संगाई पहाड़ी पर परमाणु प्रशिक्षण करता है। भारत दावा करता है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है। अब देखो, भारत
कश्मीर पर क्या आरोप, सॉरी भारत है वो पाकिस्तान पर क्या आरोप लगा रहा है कि हमारे कश्मीर में जो आतंकवाद फैला रहा है उसके जिम्मेदार पाकिस्तान है, जबकि पाकिस्तान भारत सरकार को चिंद व बलूचिस्तान में समस्या भड़काने हेतु उत्तरदायी मानता है। पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता है कि हमारे चिंद और बलूचिस्तान में जो समस्या भड़क रही है उसका कारण भारत है। इस प्रकार दोनों देश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण करते आ रहे हैं और 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी के जल को लेकर समझौता हुआ और यह समझौता भारत पाकिस्तान दोनों के मध्य हुआ जो अभी तक नहीं सुलझा गया। और ये समझौते के बारे में पाकिस्तान का मानना है कि भारत हमारे साथ में दादा की तरह व्यवहार करता है, दादागिरी करता है, ये मानना है। 1967 में भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ जो 3 जुलाई 1972 को दोनों देशों के मध्य एक शिमला समझौता हुआ। ये मैंने आपको पूरा एनालाइज करके बता दिया है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे है। यदि बोर्ड के एग्जाम में आपका प्रश्न आता है तो आप ऐसे उत्तर लिखिए ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाए। चलिए बेटा आगे मिलते हैं, करते हैं भारत और उसके पड़ोसी देश। सबसे पहले अपन देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो आपको कहाँ दिख रहा है बांग्लादेश, मेरे हिसाब से अब तो समझ में आया होगा, भारत के बगल में छिपा हुआ है बांग्लादेश। इसके बारे में देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे है। ये तो ऐसे है तो बदमाश, परंतु देखते हैं कैसे है। चलिए बेटा, यदि हम भारत और बांग्लादेश के मध्य संबंधों के बारे में देखें तो निम्न बिंदुओं के अनुसार हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जल के बंटवारे को लेकर हमेशा विवाद रहा है। बांग्लादेश को आजाद करवाने में श्रेय भारत का जाता है, परंतु हमेशा विवाद रहा है इन दो नदियों के जल के बंटवारे को लेकर। तथा भारत की सरकार बांग्लादेश से नाखुश है। क्यों नाखुश है? क्योंकि भारत इस्लाम विरोधी इस्लाम जमातों को बांग्लादेश की सरकार है वो समर्थन देती है तथा भारतीय सेना को पूर्वोत्तर में जाने के लिए रास्ता देने से बांग्लादेश क्या करता है, इनकार करता है। एक बार चलिए बेटा इसको मैप में देखिए, आपको जो ये बांग्लादेश दिख रहा है, ये बांग्लादेश दिख रहा है। यदि भारतीय सेना को अपने पूर्वोत्तर 7 सिस्टर में जाना है, इन 7 राज्यों में जाना है तो कहां से जाएंगे? ये चिकन नेक्स हो गए जाते हैं। तो बांग्लादेश की सरकार है वो इसका विरोध करती है कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। दूसरा क्या है, भारत है वो इस्लाम विरोधी है, तो इस्लाम विरोधी जमातों को बांग्लादेश क्या देता है? संरक्षण देता है। इसलिए भारत की सरकार है वो बांग्लादेश से क्या है, नाखुश है, जबकि इसके आजाद होने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो भारत है। ठीक है, चलिए बेटा और क्या है इसमें। दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि भारत ने नदी जल के बंटवारे को लेकर, नदी जल कौन सा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों को बंटवारे के लेकर बांग्लादेश के साथ में दादा की तरह व्यवहार किया है और छठगांव पर्वतीय क्षेत्र में भारत विद्रोह करवाता है, जिस कारण बांग्लादेश में क्या है, अशांति है। देखो भारत आरोप लगाता है बांग्लादेश पर कि हमें पूर्वोत्तर में जाने नहीं देता, इस्लाम जमातों का ये समर्थन करता है, इसलिए वो नाखुश है। जबकि बांग्लादेश भारत पर आरोप लगाता है कि नदी जल का बंटवारा सही नहीं हुआ, नदी जल के बंटवारे में दादा की तरह व्यवहार हुआ है और छठगांव पर्वतीय विद्रोह में भारत विद्रोह फैलाता है, इस कारण बांग्लादेश में क्या है, अशांति। दोनों देश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण कर रहे हैं। और बेटा अपने को यही समझना है कि हमारा जो पड़ोसी देश है उनके साथ में हमारा व्यवहार कैसा है और उनका व्यवहार हमारे साथ में कैसा है। चलिए बेटा अब देखते हैं भारत और नेपाल क्या है, भारत और नेपाल के बीच में। यदि हम बात करें भारत और नेपाल के बीच संबंधों की, तो भारत और नेपाल के बीच में बहुत मधुर संबंध है, बहुत मीठे संबंध है और दोनों देशों के बीच में एक संधि हुई थी और इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे में बिना पासपोर्ट बिना वीजा के आ सकते हैं। मतलब आपको पासपोर्ट और वीजा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी चाहो तो नेपाल में पशुपतिनाथ महादेव घूमने जा सकते हो और नेपाल का कोई नागरिक अपने माउंट आबू आए तो आ सकता है बिना पासपोर्ट के बिना वीजा के। इतने मधुर संबंधों के बावजूद भी दोनों देशों के बीच में मनमुटाव पैदा हुआ है। नेपाल की चीन के साथ में दोस्ती को लेकर भारत की सरकार नेपाल से नाखुश है। इसका कारण क्या है? संबंध तो मधुर है परंतु दोनों के बीच में मनमुटाव भी है। इसका कारण है कि नेपाल है उसने अपना मित्र किसको बना दिया है? चाइना का। और चाइना है वो अपना क्या है बताओ, आपको पता ही है, एनिमी है, शत्रु है। इस कारण दोनों देशों के बीच में थोड़ी दरार है परंतु भारत है वो नाखुश है और नेपाल भी भारत से नाखुश है। आगे क्या है, अपना पड़ोसी देश है। 2008 में जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तब से अब तक दोनों देशों के बीच में संबंध मजबूत भी है और मधुर भी है। ये भारत और नेपाल की बात है। अब अपना पड़ोसी देश है भारत और श्रीलंका। अपन इसके बारे में पढ़ चुके हैं परंतु एक बार तो भी इसको एनालाइज करते हैं कि क्या है मैं तो वो।
बात करते हैं अपन भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों की। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। मैंने बता दिया है कि पाक जल संधि के द्वारा भारत से अलग है तथा जातीय संघर्ष के कारण भारत और श्रीलंका के बीच में तनावपूर्ण वातावरण बना रहा है। जातीय संघर्ष हमने आगे वाले वीडियो में देख लिया है कि सियोलियों और तमिलों के बीच में हुआ था। इस कारण भारत भारत ने हस्तक्षेप किया श्रीलंका के अंदर और अपनी शांति सेना भेजी, तो दोनों के बीच में जो संबंध थे वो तनावपूर्ण थे। आगे क्या होता है, भारत ने तमिल समुदाय की समस्या को लेकर श्रीलंका के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप किया तथा अपनी शांति सेना को वहां पर शांति स्थापित करने के लिए भेजा। और 1987 में श्रीलंका की सरकार द्वारा भारत पर आरोप लगाया गया कि भारत श्रीलंका की अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप ना करे तथा भारत ने अपनी शांति सेना को वापस बुलाया तथा श्रीलंका में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। अपने को अपने पड़ोसी देशों के साथ में संबंध को जानना है तो भारत और श्रीलंका के बीच में संबंध अच्छे थे, परंतु एक समय ऐसा था कि दोनों के संबंध तनावपूर्ण हो गए। कारण ये था कि भारत ने तमिलों की रक्षा के लिए वापस शांति सेना भेजी थी। जब श्रीलंका ने कहा कि आप हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप न करो तो शांति सेना वापस बुला ली। फिर दोनों देशों में मुक्त व्यापार के लिए एक समझौता होता है और जब भी श्रीलंका में प्राकृतिक आपदा का प्रकोप होता है भारत हमेशा उसकी सहायता करने के लिए आगे रहता है और उसकी मदद करता है। जब भी भारत श्रीलंका, यह है कि द्वीपीय देश है, कभी भी प्राकृतिक आपदा आ सकती है तो भारत हमेशा श्रीलंका की सहायता करने के लिए तैयार रहता है। आगे अपने देखते हैं बेटा भारत और भूटान के संबंध कैसे हैं। आप मैप में एक बार देख लेना, भूटान भारत के किधर है, नेपाल के जस्ट पास में है और बांग्लादेश के ऊपर है। बात करते हैं भारत और भूटान के संबंधों की, तो भारत और भूटान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भूटान की सरकार के साथ में हमारा कोई बड़ा झगड़ा भी नहीं है और कभी झगड़ा भी नहीं हुआ। और भूटान में एक पन बिजली की शुरुआत की गई जिसमें भारत ने भूटान की क्या की है, सहायता की है। एक देश ऐसा है जिसके साथ में हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ और वो है भूटान। दोनों के देश में बहुत मधुर संबंध है और भूटान में बिजली पैदा करने के लिए पन बिजली घर लगाया गया जिसमें भारत क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। आगे बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश भारत और मालदीव की। भारत मालदीव के बीच में बहुत अच्छे संबंध है। 1988 में श्रीलंका से कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि आपको पता होगा यदि मैप में देखोगे तो श्रीलंका पूर्वी भाग में है और मालदीव है पश्चिम भाग में, दोनों द्वीपीय देश है। तो तमिल तमिल जो सैनिक थे, भाड़े के सैनिक, उन्होंने मालदीव पर आक्रमण कर दिया। मालदीव ने आक्रमण को रोकने के लिए भारत से सहायता मांगी, तो भारत ने अपनी वायुसेना और नौसेना को तुरंत कार्रवाई करने के लिए भेजा और मालदीव को तमिल सैनिकों से मुक्त करवाया। मतलब भारत ने प्रयास किया मालदीव को तमिलों से मुक्त करवाने का। इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत के दक्षिण एशिया के देशों के साथ में बहुत संबंध बहुत अच्छे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे दक्षिण एशिया के किस देश के साथ में संबंध अच्छे नहीं है, बहुत बुरे हैं, उस देश का नाम लिखिए, बताइए। शांति और सहयोग, बात करते हैं शांति और सहयोग, लास्ट पॉइंट है, देखते हैं क्या है। अनेक संघर्षों के बावजूद भी दक्षिण एशिया के देशों में आपस में दोस्ताना व्यवहार है तथा सभी देश एक दूसरे से सहयोग को महत्व देते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। दक्षिण एशिया के देशों ने आपस में मिल करके दक्षेज की स्थापना की। कभी ये प्रश्न पूछ लेगा कि दक्षेज का पूरा नाम क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यदि अंग्रेजी में आपको लिखना है तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब होती है, 1985 में होती है और इसमें 8 देश थे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान, ये 8 देश इसमें शामिल है। दक्षेज के सभी सदस्यों ने मिलकर के 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता साफ्टा पर हस्ताक्षर किए, जो 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया। मतलब 1 जनवरी 2006 से ये नीति लागू हुई। शांति और सहयोग के लिए दक्षिण एशिया के जितने भी देश है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, 8 देश इसमें शामिल है। इन 8 देशों ने मिल करके एक संगठन की स्थापना की और उस संगठन का नाम था दक्षेज। बेटा यहाँ से आपको प्रश्न पूछ लेगा, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेज का पूरा नाम है, अंग्रेजी नाम ये है। इसकी स्थापना 1985 में हुई और इसमें 8 देश वही है जो दक्षिण एशिया में है। इन्होंने 2002 में साफ्टा अपनाया। तो साफ्टा क्या था, एशियाई मुक्त व्यापार, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार की नीति, और 1 जनवरी 2006 से ये नीति लागू हुई। और इसी के साथ में आपका पूरा चैप्टर एनालाइज किया गया है। फिर आगे मिलते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न।